वाला। और इसी के साथ अब नतीजों का, जैसा मैंने कहा, मौसम खत्म हो चला है, बस एक आध नतीजे बचे हैं। तो सोमवार को एबीबी इंडिया के नतीजे आएंगे, कैसे रह सकते हैं इसके नतीजे, ये बताने के लिए कंचन जुड़ रही है। कंचन, बताइए। एबीबी इंडिया के नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकते हैं। रेवेन्यू की बात करी जाए तो 12% का यहाँ पे इजाफा एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट पैट भी यहाँ पे 36% तक बढ़ता हुआ आ सकता है। एबिटा और मार्जिन भी अच्छी तरीके से यहाँ पे हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे रेवेन्यू की हमने बात करी कि जो अच्छा खासा इजाफा आया है, उसके पीछे का जो मेजर ड्राइवर है वो है इनका रोबोटिक्स और मोशन, और साथ ही साथ जो इनका इलेक्ट्रिफिकेशन सेगमेंट है, वहां से रेवेन्यू को अच्छी खासी ग्रोथ मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। साथ ही साथ जो स्ट्रॉन्ग डिमांड का ट्रैक्शन है वो भी कॉन्टिन्यूस टाइम पे बना हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इनके ऑर्डर इनफ्लो की ग्रोथ को अच्छा खासा सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। और जो मार्जिन्स यहाँ पे हमें एक्सपैंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं वो बिकॉज ऑफ बेटर प्रोडक्ट मिक्स, और साथ ही साथ जो सर्विस का शेयर है, ऑपरेटिंग लेवरेज कहीं ना कहीं अच्छे दिखाई दे रहे हैं, जो मार्जिन्स को सपोर्ट कर रहे हैं। फोकस आपको कहां पे रखना होगा, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। इंक्रीमेंटल इनफ्लो किस तरीके का है फॉर ट्रांसमिशन, रेलवे, डेटा सेंटर, और साथ ही साथ प्राइवेट केपेक्स का जो पूरा का पूरा ऑर्डर इनफ्लो है वो किस तरीके का है। लेकिन ऑर्डर इनफ्लो के साथ साथ ऑर्डर इनफ्लो कितना सस्टेनेबल रह सकता है, इस पे भी आपको खासा फोकस करना होगा। मार्जिन्स की जो ट्रेजेक्टरी है वो कैसी देखने को मिल सकती है, और एक्सपोर्ट को लेके किस तरीके का आउटलुक है, ये खासा फोकस पॉइंट्स होंगे एबीबी इंडिया के लिए। बट ओवरऑल नंबर पॉजिटिव साइड में कि ओवरऑल नंबर पॉजिटिव साइड रह सकते हैं। और ये फिलहाल बात हुई एबीबी इंडिया की। और जैसा कि हम बात कर रहे थे, नतीजे का जो मौसम है वो खत्म हो चुका है, और अब टाइम क्या है ये जानने का कि इस तिमाही में कौन पास हुआ, कौन फेल। मोतीलाल ओसवाल ने तीसरी तिमाही की पूरी पिक्चर समझाने के लिए एक रिपोर्ट निकाली है, और इस रिपोर्ट की खास बातें बताने के लिए यतिन जुड़ रहे हैं। यतिन, बताइए। देखिए, अगर हम थर्ड क्वार्टर की बात करें तो जो फरवरी में शुरुआत में मोतीलाल ओसवाल की स्ट्रैटेजी रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर जो अर्निंग्स अभी तक आ चुकी हैं उसके बारे में एक ब्यौरा दिया गया। अगर हम FY25 की बात करें तो जो ओवरऑल मोतीलाल ओसवाल के सिक्योरिटीज के अंदर जो शेयर्स के कवरेज हैं, यहाँ आपने EPS में 9% की कटौती देखी है, और FY26 की भी अर्निंग्स लगभग 7% से उन्होंने काटी है। तो कहीं ना कहीं Q3 के नतीजे थोड़े बहुत फीके ही रहे हैं। अगर हम बात करें तो ज्यादातर सेक्टर्स में आपने एक FY25 के अर्निंग्स एस्टिमेट में एक गिरावट देखी है अप्रैल 24 के मुकाबले। और अगर हम बात करें टेलीकॉम और मेटल्स, ये दो काउंटर्स ऐसे हैं सेक्टोरली जहां आपने थोड़े बहुत EPS अपग्रेड्स देखे हैं। तो इन दोनों सेक्टर्स को छोड़ के शायद दूसरे सेक्टर्स में आपने थोड़ा बहुत पेन पॉइंट देखा है, अर्निंग्स रिवीजन डाउनवर्ड साइड पे देखा है। निफ्टी रिजल्ट्स की बात करें तो जो डाउनग्रेड्स वर्सेस अपग्रेड का रेशियो है वो 4:1 है। यानी अगर आपने 4 निफ्टी के स्टॉक्स के अर्निंग्स डाउनग्रेड किए हैं, यानी अनुमान काटे हैं, उसके सामने सिर्फ एक ही निफ्टी कंपनी के अनुमान आपने बढ़ाए हैं। तो 40 निफ्टी स्टॉक्स में आपने एक शायद रिवीजन डाउनवर्ड साइड होते दिखा है मुकाबले 10 के अपग्रेड्स। अगर हम निफ्टी की बात करें तो EPS उन्होंने 1 से 1.25% के आसपास काटा है 2 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए, और FY26 की जो EPS अनुमान है वो लगभग 1205 रुपए के आसपास है। और 36 निफ्टी कंपनियां जिन्होंने अर्निंग्स रिपोर्ट की हैं, उन्होंने एक मॉडेस्ट 1% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखाई है, जो एस्टिमेट था एक 2% ग्रोथ के आसपास। और लगभग 50% निफ्टी कंपनियों ने जिस डेट पे रिपोर्ट आई है उसके मुकाबले जो अनुमान था उसके मुताबिक ही नंबर्स पेश किए। तो ज्यादातर निफ्टी कंपनियों ने अनुमान के हिसाब से अर्निंग्स अपनी दिखाई हैं। सेक्टोरल बात करें तो बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स के रिजल्ट्स मिक्स्ड रहे हैं। NBFC में एसेट क्वालिटी, खास करके जो MFI बिजनेस है, यहां आपने दिखा है एसेट क्वालिटी में डिटोरिएशन। IT सर्विसेज की बात करें तो QOQ बेसिस पे कांस्टेंट करेंसी ऑन एन एवरेज जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो लगभग 1.8% के आसपास का रहा है। ऑटो में नंबर सही हैं, लेकिन FY26 की डिमांड को लेके अभी भी असमंजस बना हुआ है। FY26 में किस तरीके से डिमांड बढ़ेगी, ऑटो कंपनीज कहते हैं इनका थोड़ा बहुत अभी रिव्यू बाकी है, Q4 के अंत में ही गाइडेंस वो दे पाएंगे। हेल्थ केयर स्टैंड आउट सेक्टर, बेहतरीन नतीजे यहां देखने को मिले हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से निफ्टी अपने हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास आ गया है, 22.5 के पी पे वो ट्रेड करता है ट्रेलिंग बेसिस पे। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप अभी भी अपने हिस्टोरिक एवरेज से ज्यादा पे ट्रेड कर रहे हैं, और ब्रोकरेजेस के लिए ये चिंता का विषय बना हुआ है, और इसीलिए शायद अब एक स्टीप करेक्शन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में देख रहे हैं। ऑटो और प्राइवेट बैंक छोड़ के, और प्रॉब्ली रिटेल बिजनेस छोड़ के, बाकी सभी सेक्टर्स जो हैं अपने हिस्टोरिकल प्रीमियम वैल्यूएशन से ज्यादा पे ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता ब्रोकरेज को सता रही है कि वैल्यूएशन अभी भी महंगे हैं, और शायद थोड़ा बहुत यहाँ एक्सपेक्टेशन टोन डाउन होने का है। बिल्कुल। इन्होंने कुछ ये बताया क्या कि अगली तिमाही बेहतर होगी नहीं होगी, ये सिर्फ हिस्ट्री की बात करी अभी? हिस्ट्री की बात करिए, और EPS तो काट रही है ना आशीष। तो अपने कमजोर अनुमान पे खरे उतरे, ऐसा कहें अपन लार्ज कैप के नतीजे। तो यही गड़बड़ है
Q2 सरप्राइज कर गया नेगेटिवली। Q3 में हमने अनुमान नीचे रखे थे, उस पे तो खरे उतर गए, लेकिन अनुमान ध्यान रखे नीचे थे। और अब Q4 को लेके अभी भी अनसर्टिनिटी बनी हुई है। ट्रम्प साहब पता नहीं क्या क्या ना कर डालें। तो ये अनसर्टिनिटी बाजार को वैसे ही पसंद नहीं आती। वैसे वीरू अब है नहीं, सूर्यास्त होने से पहले ही अपना रथ लेके भग लिए हैं। ये हाल है बाजार में। मैं तो ये कहने वाली थी सर कि ट्रांजिशन हो रहा है बाजार में, लेकिन कमाई का अड्डा में भी ट्रांजिशन हो गया है। वीरू सर की जगह वो रथ आशीष लेके सर निकल पधारे लिए। हैं। कल वो पूछ रहे थे सूर्यास्त कब होगा, आज सूर्यास्त से पहले ही रथ लेके निकल लिए भाई साहब। ये हाल है। और मुझे तो ये चिंता की बात लगती है कि ऐसे मार्केट में लोग वैलेंटाइन डे मनाने के लिए जल्दी छुट्टी कैसे ले रहे हैं ऑफिस से। राजेश सर, ये आपने वैलेंटाइंस डे के हिसाब से कपड़े पहने थे या आपको पता था कि बुल को भड़काने की जरूरत पड़ेगी? देखिए, तीन चीजें हो गई। एक तो बाजार सुबह खुला एकदम लाल रंग से था, तो मुझे लगा कि चलो वो भी हो जाए। दूसरे आपसे मुलाकात थी वैलेंटाइन की, और तीसरे बुल को तो भड़काना पड़ेगा ना भाई, सबको तो साथ चलना पड़ेगा। अच्छा, इस बीच मार्केट्स थोड़ा बहुत रिकवरी की कोशिश करते हुए, ऐसा कहना चाहिए, तो अपने 775 के आसपास के लोज से 900 के आसपास के जोन्स पे हैं। ये देखिए, थोड़ी बहुत रिकवरी की कोशिश, लेकिन फ्रेजाइल विकेट पे है, कंसर्निंग है। अभी भी इंपॉर्टेंट है एडवांस डिक्लाइन, बाजार का बैरोमीटर, वो अभी भी मूड बिगाड़ा हुआ है। 1:10 वाला 1:7, 1:8 हुआ होगा, लेकिन उससे कोई ज्यादा नीडल मूव नहीं करती। इंडेक्स मैनेज हो जाए, लेकिन सेंटिमेंट्स खासे बिगड़े हुए आपकी स्क्रीन पे क्लियरली। बाकी क्या चल रहा है? हाँ, मैं ये क्वेश्चन लेने वाली थी सर। देखिए, जिस तरीके से हम शुरुआत देख रहे थे, हालांकि अभी जिस तरीके से रिकवरी आई बाजार में, आईटी सेक्टर आया है ग्रीन में, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था शुरुआत में, और कंपेयर करेंगे तो एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा कम गिरा है बाकी कंपैरिजन में। और देखिए, ब्रिटानिया, नेस्ले इंडिया से स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और ब्रिटानिया पे एक चार्ट चेक लेना चाहूंगी। सोनी जी हमारे साथ नहीं है शायद, कविता जैन जी आप बताइए, ब्रिटानिया कैसा लग रहा है? ये स्टॉक स्ट्रेंथ नजर आ रही है क्या? जिस तरीके से इसमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जिनके पास है वो क्या करे, और क्या शायद फ्रेश बाइंग की यहाँ पे सलाह हो सकती है? श्रेया जी, ब्रिटानिया, नेस्ले, ये सारे डिफेंसिव काउंटर्स हैं और बाजार के निचले स्तर से यहाँ पर हम डिफेंसिव मूव देख रहे हैं। सो ब्रिटानिया एज ऑफ नाउ हायर टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस है काउंटर में। फॉर एन इंट्राडे पुलबैक ये एक अपसाइड मूव लिया है। मुझे लगता है मीनिंगफुल बाइंग इस काउंटर में तभी करनी चाहिए जब ये 4950 को क्रॉस करके थोड़ा सा सस्टेन करे। तो एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। 4960 के ऊपर निकलेगा तब इसमें कुछ स्ट्रेंथ देख सकते हैं। फिलहाल के लिए खरीदारी करने का मन नहीं है वैसे। गाबा सर, क्या व्यू बन रहा है भाई? निफ्टी पे लो लेवल से रिकवरी, लेकिन रिकवरी बड़ी फ्रेजाइल सी है, सेंटिमेंट्स बिगड़े हुए हैं, स्ट्रक्चर टूटे हुए हैं, क्या लग रहा है? हम, लेकिन हाँ ये है कि 22,800 के ट्रेजेक्टरी को बार बार होल्ड कर रहे हैं कह लीजिए, या बार बार उसको टेस्ट करने भी जा रहे हैं। एक वो डर रहता है कि बार बार दीवार को धक्का मारना, दीवार को तोड़ने वाली रिस्क रहता है। आप इस समय कैसे रीड कर रहे हो बाजार के समीकरण? देखिए, ऐसा है, टेक्निकली देखा जाए तो अब भी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही वीक है। 2 अटेम्प्ट हुआ है 22,800 को होल्ड करने का। हो सकता है साइडवेज मूव मिले, थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, लेकिन जब ये 22,800 तोड़ेगा ना, तो एक फॉल आएगा, वाटरफॉल, वो करीब 700-800 पॉइंट की गिरावट ले आ सकता है। तो हो सकता है आ जाए, हो सकता है नेक्स्ट वीक आए, लेकिन अपमूव जो भी मिलेगा, मैं उस अपमूव को डाउट करूंगा। कब डाउट करूंगा? कहां तक? जब तक ये 23,800 पार नहीं करता दिल से, वो भी स्ट्रेंथ से पार करना चाहिए ना, थोड़ा पार नहीं करना चाहिए, तब जाके होगा। उसके लिए एक ट्रिगर चाहिए। मुझे नेक्स्ट 1-2 हफ्ते में ट्रिगर तो नजर नहीं आता। तो मुझे लगता है कि मार्केट अगर अपमूव मिलता है तो उसको डाउट करना चाहिए, और जब 22,800 तोड़ ले तो 700-800 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट आ सकती है, और बैंक निफ्टी करीब 2,000। तो काफी ज्यादा 700-800 मतलब वही 22,000 के आसपास किस तरह की तैयारी हो रही है?